अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज हम करेंगे हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये बेसिकली कामयाबी की वो बात कर रहे हैं कि कामयाब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब वो है, जिसे इस्लाम की हिदायत मिल गई, ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क मिल गया और वो उस पर काने हो गया, यानी क़नाअत उसने कर ली। तो ये है कामयाबी का असल राज़। तो जिसके लिए हमें हर तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से भी हो सकता है, हम इन चीज़ों की जो बात की गई है, उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको एक कुरान पाक की आयत सुनाई थी कि वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जिसने अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। तो ये सिलसिला जो है वो हम जुमे वाले दिन शुरू रखेंगे। आज यहाँ पे तो जुमा है, आपका हफ्ता हो चुका है, लेकिन आइंदा से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जुमे वाले दिन भी जो है वो एक हदीस जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। और जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुज़ारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं, उनसे आपका पहले तारुफ़ करवा दूँ, और वो आपको पता ही है कि आज कौन है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। जो टॉपिक्स हैं ना, वो बड़े ही आपके जो है ना ज़बरदस्त किस्म की दिलचस्पी की जो है ना वो सामान रखते हैं आपके लिए ख़ास तौर पे। एक तो ये है कि जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने इंटरव्यू दे दिया है, वो उसकी तो उसने तो थरथली डाली हुई है हर तरफ से। फिर आज पीटीआई की प्रोटेस्ट की कॉल है, वो भी उस पे भी हमने डिस्कस करना है। फिर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब सुनने जा रहे हैं ये जो केस है इलेक्शंस के हवाले से, फिर बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन शुरू में ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, वो कभी एक बात करते हैं, फिर उससे ज़रा थोड़ा-सा पीछे-पीछे हटते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं, फिर किसी और का नाम ले देते हैं। तो ये अब क्या चाहते क्या हैं? पीटीआई के साथ भी अलायंस चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, क्या हो क्या रहा है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि मौलाना फज़लुर रहमान ने कोई नई बात नहीं की है। हुँ, ये वही बातें हैं जो हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में आपके साथ भी और बाकी लोगों के करते रहे। साथ भी डिस्कस करते रहे हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा था और जो रिजीम चेंज हुआ था, वो एक साज़िश के तहत उनको हुकूमत से निकाला गया था। और ये साज़िश जो है, वो ऊपर की सतह पर तय हुई थी। अब ये बात बार-बार कही जाती रही है कि जनरल बाजवा और उनकी टीम जो है, वो और जो सियासी लोग थे उस वक़्त की अपोज़िशन, ये उनके दरमियान एक नेक्सस बना था जिसकी बुनियाद पर ये सारा रिजीम चेंज हुआ। अच्छा, हुँ, मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं, ये उन लोगों में से थे या ज़रदारी साहब या नवाज़ शरीफ साहब, जो बार-बार हमें एक दर्स दिया करते थे कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली आई है, इमरान खान की हुकूमत का हुँ, खात्मा, हुँ, और ये एक आईनी तरीक़ाकार था, सियासी तरीक़ाकार था, जिसके तहत हुकूमत निकाली गई है और यही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ भी है। हम ये कहते थे कि तरीक़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार कर लिया, लेकिन उस हुँ, तरीके पे जाने के लिए जो कॉन्स्पायरेसी तैयार की गई है, वो वो पसे नहीं। पर्दा कुव्वतों की मिली-भगत के हुँ, बगैर मुमकिन नहीं थी। तो मौलाना हुँ, साहब ने बुनियादी तौर पर उस पे तस्दीक की है, असल में। अब वो हुँ, अगरचे उन्होंने एक पहले इंटरव्यू में जनरल फैज़ का नाम लिया और दूसरे में नहीं लिया, लेकिन हुँ, असल में बुनियादी तौर पर ये चीज़ ये नज़र आती है कि किस तरीके से और किस प्लानिंग और किस मंसूबाबंदी के तहत सियासी कुव्वतों को बतौर सहूलतकार इस्तेमाल किया गया और उनकी मदद से एक चलती-फिरती हुकूमत जो है उसका खात्मा किया गया। और फज़लुर रहमान ने ये भी कहा कि इसमें असल जो सहूलतकार थे सियासी सतह पर वो आसिफ अली ज़रदारी थे। अच्छा, अब हुँ, देखिए बात ये है कि फज़लुर रहमान कोई बहुत क्या कहते हैं बच्चे तो नहीं है और ना कोई हाँ, इतने गैर ज़िम्मेदार हैं। उनको भी पता होता है कि सियासत किस तरह से करनी होती है। यही नवाज़ शरीफ साहब हैं, यही बाकी लोग हैं, तो सबको पता था कि हम ये क्या सहूलतकारी जो करना कर है? रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, इसका मकसद जो हुँ, है वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा और अपने आप को ऊपर लाना था। तो ये उस हुँ, खेल का हिस्सा बने थे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उन पर अब काफ़ी दबाव बढ़ गया है। 2013, 2018 और 2024 इन तीनों इंतखाबात में केपीके में अमलन उनका सफाया हुआ है। वो भी उनके बिल्कुल। ऊपर बड़ा प्रेशर है कि जी वो अपनी लेगेसी जो है, पॉलिटिकल लेगेसी जो केपीके के अंदर थी, वो खो चुके हैं। तो मुमकिन हाँ, है कहीं उनके ज़हन में ये भी हो कि वो एक पॉलिटिकल रिवाइवल करने की कोशिश करें और पॉपुलर स्टार्स के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करें। और तीसरा ये कि वो कल उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा, जी आप उनको मफाहमत का बादशाह कहती हैं, मैं तो उनको हुँ, मफादात का बादशाह कहता हूँ। तो खुद मौलाना फजलुर हाँ, रहमान के बारे में भी मशहूर है कि वो मफादात के बादशाह हैं।
और दोनों गिव एंड टेक करने के बड़े माहिर हैं। हो सकता है इस पूरे खेल का मकसद ये भी हो कि केपीके और बलूचिस्तान की, केपीके में गवर्नरशिप और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत लेना मकसद हो, और फिर वफाकी सतह पे आज उनको 3 सीटें मिल गई हैं ना। हाँ जी, तो मेरा मतलब है ये भी हो सकता है कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे एक बड़ी बार्गेन करने की पोजीशन पे आ जाएं। लेकिन मौलाना अब्दुल वासे जो हैं, जो जेयूआई के सूबाई अमीर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम तो अपोजिशन में बैठेंगे बलूचिस्तान में भी। तो मौलाना ने लगता है कोई नई अंगड़ाई लेने की कोशिश की है, और अब इसका नतीजा क्या निकलता है। पीटीआई के बारे में भी पहली दफा उन्होंने कुछ नरम रवैया अपनाया है, और उसका भी एक इजहार जो है खुद पीटीआई की लीडरशिप ने भी दिया है, जाकर उनके साथ बातचीत की है। लेकिन जो तो पीटीआई के देखेंगे कि वर्कर्स हैं मौलाना वो की नहीं सियासत किस मान रहे। तरह आगे बढ़ती है। जी, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं सलमान भाई, वो नहीं मान रहे, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें मुहतात रहना पड़ेगा फजलुर रहमान साहब के हवाले से, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप जानते ही हैं। तो इसलिए कारकुनान जो हैं वो नहीं मान रहे हैं कि जी कोई इस तरह की बातचीत इनके साथ की जाए। नहीं देखिए, ये अभी जो जेयूआई के साथ जो चीज चलेगी ना, वो ये नहीं है कि कोई कोई इंतखाबी इत्तेहाद या कोई बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है। बुनियादी तौर पर तो एक इंतखाबी धांधली के ऊपर वो एहतजाज करना चाहते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मौलाना फजलुर रहमान तो केपीके के अंदर एहतजाज कर रहे हैं ना कि धांधली हुई है, तो यानी वो पीटीआई के मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए कह रहा हूं कि मुझे कोई बड़ा स्कोप नजर नहीं आ रहा इस तहरीक का, नहीं आता। जो ठीक है, फजलुर ठीक रहमान साहब का और पीटीआई का है। लेकिन बहरहाल ठीक है। उन्होंने हुकूमती निजाम को चैलेंज किया है, उन्होंने वफाकी जो इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है उसको चैलेंज किया है, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को चैलेंज किया है। तो अच्छी बात है, बेशुमार लोग देखे ना, मुझे अब महमूद खान अकबरी चैलेंज कर रहे हैं, अख्तर मैंगल चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारे लोग तो सारे वो ही नहीं कर, है जो पीटीआई के साथ और रखते थे खास तौर रवैया। पे खास तौर पे जो हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, जीडीए का जो प्रोटेस्ट देखा है, मेरा ख्याल है कि हमने तो इतना बड़ा तारीख में, सिंध की तारीख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा। और फिर आज आपको मालूम है कि पीटीआई करने जा रही है, तो इन प्रोटेस्ट का क्या आप समझते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा ओवरऑल सिचुएशन पे? देखिए, एक एक पहली बात तो ये है कि 2013 में सिर्फ पीटीआई जो है वो एहतजाज कर रही थी इंतखाबी धांधलियों के हवाले से। इस दफा इंतखाबी धांधलियों का मामला ऐसा हुआ है कि सिर्फ पीटीआई नहीं, बल्कि बेशतर सियासी अरे जमातें जो हैं वो समझती हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। फिर आलमी मीडिया ने जिस तरह से तस्वीर खींची है, उससे भी कई सवालात पैदा हो गए हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल है वो भी लोगों ने देख लिया है। तो अब आप देखिए कि जमात इस्लामी कराची में, और फिर उसके बाद जेडीए इंटीरियर सिंध में, फिर ये बलूचिस्तान में महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल, हजारा मूवमेंट वाले, केपीके में जेयूआई, जमात इस्लामी और पीटीआई, और पंजाब में पीटीआई, जमात इस्लामी। यानी अब इस दफा जो मंजर है वो इंतखाबी धांधलियों का वो जरा मुख्तलिफ है। और अगर ये बल्कि तहरीक की शक्ल इख्तियार करता है चारों सूबों में, तो हाँ, आप जरा ये देखिए कि ये एक डिफरेंट किस्म की तहरीक होगी, जो इलेक्शन के नतीजे के फौरन बाद पैदा हुई है, और जो हुकूमत जो बनने जा रही है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि बैगेज के अंदर उसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है वो उनको वो बार है। बार तंग करेगा। ठीक अब देखना यह है कि ये तहरीक किस किस्म का मोमेंटम बनाती है, और किस किस्म का हाँ, कोलेशन बिल्ड होता है तमाम जमातों के दरमियान इंतखाबी धांधलियों के हवाले से। और अगर ये तहरीक मुझे बन गई, एक बड़ा बड़ा मोमेंटम बन गया इसका, तो फिर आप ये देखिएगा कि ये इलेक्शन उसी तरीके से मुतनाज़ा हो जाएगा जैसे एक तहरीक का समा हमने 1977 में देखा था, जहां 77 पे भुट्टो साहब को इतराफ करना पड़ा था कि जनाब हाँ, वाकई कुछ निश्चितों पर धांधली हुई है। गड़बड़ हुई थी। और इसी तरह बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सारी जमातें जो हैं वो इस वक़्त एहतजाज कर रही हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो गलत है या सही है, नून लीग भी कह रही है जी कि केपीके में इन्होंने धांधली की है। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा। अब नून लीग भी जो है वो वो भी देखिए ना, विक्टिम बन रही है। वो हाँ, तो उन्होंने काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाई है ना, कि अगर हाँ, आप हाँ, इधर हाँ। चैलेंज कर रहे हैं तो फिर हम भी आपको चैलेंज कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, मैं कहता हूं अच्छी बात है कि पीएमएलएन भी चैलेंज करे केपीके के इलेक्शन को, ताकि ये हाँ, इलेक्शन का जो खुले। इशू है ये नेशनल इशू बन जाए ना। तमाम हाँ, हाँ। जमातें फिर किसी ना किसी शक्ल पर एहतजाज कर रही हैं, तो कराएं इसको इन्वेस्टिगेट, कराएं इसकी प्रोबिंग करें, और देखें कि कहां तो कोई फिर गलती किसके साथ हुई है और किसके साथ नहीं हुई है। तो फिर ये जो दरख़्वास्त गई है, जिसको टेक अप कर लिया है काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने, उसको सुनने जा रहे हैं, यही इलेक्शंस के हवाले से कि इन सारे इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए। तो उसमें आप समझते हैं कि कोई काज़ी साहब कुछ सीरियसनेस शो करेंगे इस हवाले से भी, या ये सिर्फ़ ऐसे एक कार्रवाई होगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि शायद कोई इलेक्शन को कालेदम करार दे दिया जाए, ये बड़ा मुश्किल बात होगी। लेकिन ये सवाल जरूर हो सकता है कि किस किस्म की कार्रवाई का आगाज होता है, क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या एविडेंस सामने आते हैं। ये सवालात तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के बारे में, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हो रहा है और कहा जा रहा हाँ, है,
वो खुद एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है, मैं आपको बताऊं। और ये मामलात जो है अदालतों की अपनी साख के ऊपर भी सवालिया निशान है। यानी कल जो पीटीआई ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने फॉर्म 45 की तशहीर की है, उसका बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आया है पीएमएलएन के ऊपर, और पीएमएलएन ने फिर जो है मुतवातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वगैरह। उसका असर जाहिर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल होगा कि फॉर्म 45 की मौजूदगी में फॉर्म 47 कैसे जनरेट हुआ। अगर फॉर्म 45 कुछ कहता है और फॉर्म 47 कुछ कह रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना। और यहां पर जिस तरह से आपने फॉर्म 45 को पसे पुश डालकर 47 को जनरेट किया है और 47 के जरिए अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करने की कोशिश की है, तो सवालात तो उठेंगे ना। देखिए बात यह है कि अगर आप 5-7 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये प्रूव कर दें कि 5 ये 45 में और 47 में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपका पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाता है। फिर हमने तो कराची का इलेक्शन देखा है ना, यानी पूरा पाकिस्तान कराची के इंतखाबात के ऊपर जो है वो हैरान है, बल्कि जो जीते हैं एमकेएम वाले वो खुद भी हैरान है कि हमें कैसे जिता दिया गया है। यानी एक ऐसा मजाक हुआ है कराची के इलेक्शन के अंदर जिसकी कोई रिकॉर्ड जिसे कहते हैं कि हमें नजर नहीं आती, कि उठाकर आपने पहली पोजीशन वालों को और तीसरी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जीतने वाला और हारने वाला नहीं, सॉरी, जो हारने वाले हैं सेकंड पोजीशन के और थर्ड पोजीशन के कैंडिडेट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और थर्ड पोजीशन का बंदा कह रहा है कि जनाब मैं तो इलेक्शन हार गया हूं, लेकिन जीता वो है जिसको आपने हरा दिया है। और अब जो जिसको जिताया है वो तीसरे नंबर पे था। मिसाल के तौर पे भावल नगर में शौकत बसरा का इलेक्शन था, वहां मुस्लिम लीग नून को उसने हराया है, लेकिन वहां इजाजुल हक साहब की लॉटरी निकली है तीसरे नंबर के कैंडिडेट की। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं कि जहां जीतने वाले ये कह रहे हैं कि जी या तो हम इलेक्शन हार गए हैं, या सेकंड पोजीशन वाले जो है वो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन हम हारे हैं, एक्चुअल में जीता वो है जिसको हरा दिया गया है। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर यहाँ पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी तरह जो आप कह रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एहसानुल्लाह वकास साहब जो हैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे जमात इस्लामी की तरफ से। जी हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं तो इलेक्शन हार गया हूँ, यहाँ पे जीते थे ज़हीर खोखर साहब। तो वो भी गवाही दे रहे हैं कि जनाब मैं तो हार ही गया हूँ, लेकिन ये जो जीते हैं वो नहीं जीते असल में। तो ये तो इसी तरीके से वो जो NA 130 का इलेक्शन है, वहां यास्मीन राशिद के मुकाबले में जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे हाफिज सलमान भट्ट साहब के बेटे जो हैं जबरान भट्ट साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं तो हार गया हूं, लेकिन जीती वे यास्मीन राशिद है, नवाज शरीफ साहब नहीं जीते, हमारे पास ये फॉर्म 45 मौजूद है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 5-7 कैंडिडेट के फॉर्म 45 एक जैसे हैं। फिर ये 47 कैसे जनरेट हो गया और किसने जनरेट किया, ये सवाल तो है ना जी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। ये तो सवाल हैं और उठते चले जाएंगे। अच्छा, ये जो अलायंसेस की बात हो रही है, ज़रा इस बारे में मुझे बताएं कि हम सुन रहे थे कि मजलिस वहादत मुस्लिमीन जो है उसके साथ अलायंस हो रहा है, फिर जमात की भी बात आई बीच में, फिर जमात ने कहा जी कि नहीं हम नहीं करेंगे, फिर अब सुना है कि फिर दोबारा से पींगे बढ़ाई जा रही हैं जमात के साथ। ये क्या सूरत हाल क्या बन रही है? और मजलिस वहादत मुस्लिमीन के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये शिया जमात है, तो ये तो बड़ी नामुनासिब सा एक प्रोपेगेंडा है जी। ये अगर हम इस तरह की तफसीर करेंगे ये बहुत गलत बात। पहली बात तो ये है कि एक टेक्निकल मसले पे केपीके में और बाकी सूबों में और मरकज में पीटीआई को एक जमात के साथ एफिलिएशन करनी थी अपनी रिजर्व सीटों के हवाले से, चाहे वो औरतों की हो चाहे वो अकलियतों की हो। अब उस तनाजुर में एक पहला तो अलायंस ये बनना था कि ये पीटीआई के आजाद अरकान किस जमात में जाएं ताकि जो अपनी रिजर्व सीटें वो उसको सिक्योर कर सके। लेकिन अब उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक और नया इबाम पैदा कर रहा है और कह रहा है कि जनाब ये अगर इत्तेहाद कर भी लें तो तब भी रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये तो बुनियादी तौर पे मसला था रिजर्व सीटों का, जिसमें कभी जमात इस्लामी का कभी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की बात आ रही थी। और अभी भी एक बैटल है, कानूनी बैटल, लेकिन इस कानूनी बैटल के अंदर एक सियासी मसला भी है ना कि आप उनको स्पेस देना चाहते हैं पीटीआई को या नहीं देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप टेक्निकल बुनियादों पर कोई ना कोई इशू निकाल लेंगे और उनको उनकी सीटों से महरूम कर देंगे, उनकी अददी तादाद को उससे महरूम कर देंगे। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर आपने इनको निशिस्तें देनी है तो फिर एक इंतजामी मसले के तहत जो है वो किसी भी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने तो फहरिस्त ही जमा कराई औरतों की मखसूस नशिस्तों की, तो वो कैसे उनको नंबर मिल सकता है। तो ये भी एक टेक्निकल मसला है। असल चीज जो है वो ये है कि जनाब सियासी जमातों के दरमियान दो तरह के अलायंसेस, एक होते हैं इलेक्टोरल अलायंसेस। अब इस वक्त कोई इलेक्टोरल अलायंसेस तो हो नहीं रहा, अभी तो अलायंसेस ये है कि पीटीआई इस इलेक्शन को क्रेडिबल नहीं समझती और उसको चैलेंज करना चाह रही है।
अब उसमें जमात इस्लामी की भी रिजर्वेशंस है, उसमें अख्तर मैंगल की भी रिजर्वेशंस है, महमूद खान अचकजई की भी है, हजारा मूवमेंट वालों की भी है और दीगर जमातों जीडीए की भी है। तो अगर ये सब जमातें मिलकर एक प्रेशर बिल्ड करना चाहती हैं एहतजाज की पॉलिटिक्स में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, जमात इस्लामी के साथ मसला ये रहा कि जमात इस्लामी ने भी कोई सीरियस एफर्ट्स इलेक्शन से पहले नहीं की पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने की। उसकी एक वजह ये थी कि वो समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उससे नाराज हो जाएगी, उन्होंने भी अपने आप को फासले पे रखा। अच्छा, अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है, जमात इस्लामी का उनके साथ एक नेशनल अलायंस तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, और वो नेशनल अलायंस जो है वो इश्यूज की बुनियाद के ऊपर हो सकता है, और वो उसमें भी कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। तो जहां तक मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन का ताल्लुक है, अभी मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन जो है वो काफी अरसे से पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। उस वक्त तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये शिया के कम्युनिटी के साथ क्यों इत्तेहाद हो रहा है। माजी में ये मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन जो है पीपल्स पार्टी के साथ और पीएमएलएन के साथ अलायंस करती रही है, उस वक्त तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया। अब इस वक्त इतराज करने का मकसद ये है कि पीटीआई के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि ये जनाब अहले तशी कम्युनिटी के साथ इंगेज करके और इसको एक फिरका वाराना रंग दिया जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है और इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के इकदाम से तो फिर हम एक नई फिरका वाराना जंग खोलने की कोशिश करेंगे ना। पीटीआई को जिन लोगों ने वोट दिए उन्होंने किसी फिरके की बुनियाद पे वोट नहीं दिए, और ना वो उन्होंने फिरकों की बुनियाद पे सियासत की है, उन्हें तो इमरान खान के नाम पर और पीटीआई के नाम पर वोट मिले हैं ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक मुखालफीन का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है ताकि इसमें एक फिरका वाराना रंग दिया जा सके, लेकिन इसमें भी दाद देनी पड़ेगी मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन को। उन्होंने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इस मामले के अंदर इश्तियाल फैलाने की बजाय खामोशी और सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की बात की है, और बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम तो चाहे हमारा इत्तेहाद हो या ना हो ये सीटों के हवाले से, हम तो पीटीआई के साथ थे और पीटीआई के साथ खड़े हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है इसको मुखालफीन एक सियासी मजहबी रंग देने की और फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त अमल नहीं है। अच्छा, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आज भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को पुश किया जा रहा है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती धौंस के साथ उनको कहा जा रहा है कि आप नून लीग के साथ या आईपीपी के साथ जाके इत्तेहाद करें। बल्कि ये एक एमएनए जो जीते हैं वहाँ से, उनका अभी तक नोटिफिकेशन इसलिए नहीं जारी हुआ कि वो नई बात सुन रहे हैं। उनकी मैं वीडियो देख रहा था, ज़रा इसकी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, ये ज़रा सुनिएगा जी। परसों मुझे आईएसआई ने कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि आईपीपी में शामिल हो जाओ या नून लीग में शामिल हो जाओ, तो आपको वजारतें भी मिल जाएंगी, आपके सारे काम हो जाएंगे, और अभी बहावलपुर कल आप जाके मिले। मैं अगले दिन नहीं गया तो वहां से कर्नल साहब का फोन आया कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ से 3 घंटे का सफर करके आऊं और फिर 3 घंटे वापस आऊं, आप फोन पर मुझे बता दें। मेरे फोन पर वो नंबर मौजूद है। ही सेड कि नो, मैं आपको लाहौर ले जाना चाहता हूँ, आईपीपी या नून लीग में आपको शामिल कराना है। मैंने कहा सुनिए, मैंने इलेक्शन अपने पैसे पर, जमीन पर, जायदाद या मेरी कुछ भी नहीं है उस पर नहीं जीता, मैंने खान के नाम पर इलेक्शन जीता है। ये सीट खान की है और खान की रहेगी, मेरे जीते जी मैं कहीं नहीं जाऊँ। अब ये देखें जी, ये जो सूरत-हाल है, ये अभी भी चल रही है। ये इसका मुझे एक ज़रा बताएँ कि क्या मुस्लिम लीग नून का हदफ जो है, वो कुछ ख़ास उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार मिला के साथ रखना है, इसलिए है ताकि पीपल्स पार्टी पर ज़्यादा उनको इन्हिसार ना करना पड़े? कोई इस तरह की सिचुएशन लग रही है जी आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो ये सियासी निज़ाम आगे नहीं चल सकेगा, मैं आपको बताऊं। और अगर आप शुरू में दबाव डालकर, धमकाकर, डराकर, लालच देकर लोगों की वफादारियां तब्दील करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप इनिशियली इस पूरे बनने वाली हुकूमत के प्रोसेस को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे, एक बात। और फिर इसका मतलब है कि आपने लोगों की राय को जो कि नहीं तस्लीम किया और नहीं तस्लीम करना चाहते, तो मैं ये समझता हूँ ये एक नया टकराव पैदा करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन की कोशिश जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास शामिल हो जाएं, ताकि जो पीपल्स पार्टी का जो प्रेशर है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। लेकिन ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है पाकिस्तान के मफाद में। पहले भी आपने जो कुछ किया उसके नताइज हमने देख लिए, आपने भी देख लिए, वो नतीजा नहीं निकल सका जो आप देखना चाहते थे। वोटरों ने एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन के अंदर जाकर अपना इजहार किया है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको लेजिटिमाइज किया जाए, उसको एक रिस्पेक्ट दी जाए, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन के अंदर एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते थे,
और नवाज शरीफ साहब और उनके कुछ साथियों ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें अपना फोकस पंजाब तक महदूद करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए, और जिसका मैंडेट है पीपल्स पार्टी जाने, पीटीआई जाने और उनको हुकूमत बनाने दें। हम इसमें अपने लिए मसाइल पैदा ना करें क्योंकि हम नहीं चला सकेंगे। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है और बड़े बड़े पोजीशनें मांग रही है, तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फिर कहा जाता है कि जनाब वो जो हमारे जिन लोगों ने ये सारा दरबार सजाया है, उन्होंने आके कहा जी आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हर सूरत में ये हुकूमत संभालनी है। और फिर उनके कहने पे शहबाज शरीफ साहब को आगे किया गया है। लेकिन कल भी मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ है और वहां मेजोरिटी लोगों ने ये कहा है कि जनाब हमें वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पंजाब तक फोकस करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इसी तरह पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा कि हमें पीएमएलएन के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। तो दोनों के दरमियान बहुत डेफिसिट है इस मामले में। लेकिन मसला यह है कि अगर आप मरकज में रेजिस्ट करेंगे और हुकूमत लेने से इनकार करेंगे तो फिर पंजाब भी आपको उस तरह से नहीं मिल सकेगा जिस तरह आप लेना चाहते हैं। फिर उनका भी प्लान बी जो है और प्लान सी सामने आ जाएगा। तो मेरा मतलब है कि मुस्लिम लीग नून खुद फंस गई है, और जो नवाज शरीफ साहब को बाग दिखाए गए थे और जो उनको ख्वाब दिखाए गए थे वो सारे तो चकनाचूर हो चुके हैं, और उनको लगता है कि उनके साथ हाथ हो गया है और उनके पार्टी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह का हमें कहा जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत बनने जा रही है वो पहले से एक बहुत बड़ा डेफिसिट लेकर आगे जा रही है, अपना भी इंटरनल डेफिसिट भी और एक्सटर्नल डेफिसिट भी, और साथ साथ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है वो भी साथ लेके जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि ये कंपनी जो है जो बनने जा रही है, इब्तिदा ही में कई तरह की मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ रहा है। और आप ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये वाज़ेह भी आ रही है जो नवाज शरीफ कैंप के अंदर से कि जनाब ये जो इलेक्शन है इसके जरिए नवाज शरीफ को एक खास मंसूबाबंदी के तहत बाहर निकाला गया है। तो इसका मतलब है आगे जाकर आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में जो पीएमएलएन के मामलात हैं उसमें भी कोई ना कोई फुलझड़ी जो है वो आपको सुनने को मिल सकती है। और तो आपने कल जावेद लतीफ ने कहा ना, जावेद लतीफ ने कहा कि अगर पार्टी तय कर ले कि हमने अपोजिशन में बैठना है तो हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जरदारी साहब के साथ जो मामलात हैं वहां पे भी बेशुमार मसाइल है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक तकसीम शुदा मैंडेट आया है ना जी, उसने तीनों जमातों को डिफेंसिव पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। और अगर कोई हुकूमत बनाने की बात करेगा तो आप देखिएगा उसे कई तरह के कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, कई तरह के समझौते करके, कई तरह के अपने हाथ पैर कटा के जो है ना इक्तदार के खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये कंपनी कैसे चलेगी, कैसे बड़े फैसले होंगे, कैसे सियासत और मईशत को मजबूत किया जाएगा, इस पर सवालिया निशानात है। ये सवालिया निशान जो है ये इसमें एक और सवाल भी ये उठता है कि जिस तरीके से ये अब प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और अभी मजीद बढ़ेगा, और आज जिस तरह पीटीआई ने कॉल दी हुई है इसके बाद पता नहीं क्या होगा, और साथ साथ हम देखेंगे कि तमाम जमातें जो हैं वो डिसइंटरेस्टेड लग रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट मेकिंग में। तो क्या खुदा ना खास्ता कहीं हम दूसरी तरफ तो नहीं बढ़ रहे मेरे हम अजीज हम वतनों की तरफ? देखिए ना बात यह है, अगर रेजोल्यूशन ना निकाला पॉलिटिकल पार्टियों ने और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने उसमें कोई कलीदी किरदार अदा ना किया, और ये देखिए या तो आप हुकूमत में होते हैं या आप हुकूमत में नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि आप आधा तीतर आधा बटेर आईनी पोजीशनों आप मांग रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, जिसपे नवाज शरीफ साहब को काफी गुस्सा है कि ये क्या ब्लैकमेलिंग है जो हमारे साथ की जा रही है। तो इसका मतलब है कि फिर अगर ये चीजें भी सेटल नहीं होती, पीटीआई के जो मामलात चल रहे हैं उसमें जैसे आपने भी कहा कि वफादारियां तब्दील कराने की बातें हो रही हैं, आईपीपी के और पीएमएलएन के अंदर हवा भरी जा रही है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो इलेक्शन का इशू है, अगर ये तहरीक आगे बढ़ती है और जिस तरह से कल जीडीए ने रिस्पांस किया वो बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन है, और अगर ये चीज आगे चलती है तो इसका मतलब है फिर बैगेज ही बैगेज है ना चारों तरफ। और जब वो बैगेज है तो उसमें अगर आपको कोई रेजोल्यूशन ना मिला तो ये थोड़ी कि अब आप 2 महीने के बाद कोई नेशनल इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं, वो तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है फिर ये कंपनी चलेगी नहीं। जब कंपनी चलेगी नहीं तो फिर वो आपको एक इमरजेंसी की शक्ल भी इख्तियार की जा सकती है। अच्छा, कल साद रफीक साहब ने कह दिया कि जनाब इस मसले का तो एक ही हल है, तमाम जमातें पर मुश्तमिल एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए। अच्छा, वो कैसे बन जाएगी? जो इतना डेफिसिट आपका आ गया है ऐसे थोड़ी बन जाएगी जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं कि कल सुबह सारे बैठ जाएंगे और हुकूमत बांटना शुरू कर देंगे। तो मेरा मतलब है ये जो जिस तरह से निजाम की बिसात, जिस तरह से इस निजाम की बिसात बिछाई गई थी, मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार कह रहा था कि भाई ये जो मुहिम जोई का खेल है, एडवेंचर्स का खेल है, ये जो ताने बाने बनाए जा रहे हैं,
स्क्रिप्टेड की बेसिस के ऊपर सियासी निजाम को तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। इससे बाहर निकले, ये दुनिया अब ये भी बदल हाँ, चुकी है, डायनामिक्स बदल चुके हैं, दुनिया सही एक और बात। एंगल से आपको देख रही है। वो आपने देखा ना किस तरह से आलमी मीडिया में पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के बारे में पहले ही उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठाए जा रहे हैं, वो एक हाँ, हाँ, इलेक्शन वो रिग की बात की जा रही मैं है। अभी बल्कि एक अच्छा, एक आर्टिकल दिखाता हूँ। फिर आप ये देखिए कि डिजिटल मीडिया और जो इस वक्त सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल सतह पर, नेशनल सतह पे, उसमें जो आपकी माशाल्लाह शान शान में कसीदे गाए जा रहे हैं, वो सारे बता रहे हैं ना कि भाई वो स्क्रिप्टेड के तहत जो सिर्फ खेल आपने खेला है वो नाकाम हो हाँ, गया है। तो अब ये सारे सिलसिलों को आपको आगे लेके चलने के लिए रिविजिटिंग करनी है। वो जो पहले से जो स्क्रिप्ट था ना जी, उसकी रिविजिटिंग होनी है। अगर आप उसको रिविजिटिंग करके सबको ऑन बोर्ड ले लें, मसलन मैंने 3-4 पॉइंट्स के ऊपर अपना लास्ट आर्टिकल कंप्लीट किया था। सबसे पहले ठीक है। आप केपीके के अंदर उनका मैंडेट तस्लीम करें और वफाक में मैंडेट कबूल करें, और उसमें जो रिजर्व सीटों का मसला है उनका रिजॉल्व होने दें, और उसको रिजर्व सीटों को रिजॉल्व करें। कोई मसला नहीं आ रहा, उनके उनके जो नंबर बन रहे हैं उनको जाने दें। नंबर 2, किसी तरह से किसी पार्टी के रुकन को तोड़ने की कोशिश ना करें आईपीपी में और पीएमएलएन में, और आप इनको लेकर चलें आगे, और इनको आगे लेकर चलेंगे तो आगे। तीसरा ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें, ये फेल हो चुके हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में, और ना सिर्फ रिजाइन करें बल्कि बकायदा एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, प्रॉब करें, इन्वेस्टिगेट करें कि ये रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है ना आपका मैनेजमेंट सिस्टम क्यों फेल हुआ, कौन उसके पीछे मोहलकात है, और फॉर्म 45 और 47 की जो कंफ्यूजन है इसको दूर करें। अगर आप इन चीजों के ऊपर इत्तेफाक करके आगे चलने की कोशिश करेंगे तो कोई वे आउट निकल सकता है। देखिए ना, मसला ये नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत को लाके इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। मसला ये है कि जो जिसके साथ जहां ज्यादती हुई है, अगर आप उसका इजाला नहीं करेंगे तो आइंदा आपके इलेक्शन प्रोसेस पे कौन इत्तेमाद करेगा, मुझे बताइए ना। लोगों ने देख लिया कि जो हमने मैंडेट दिया वो कुछ और है, जो निकल रहा है वो कुछ और है। और आपको मैं यकीन से बता रहा हूं कि पीएमएलएन के लोग 25 से 30 सीटों तक का समझ के बैठ गए थे, घर चले गए थे, इलेक्शन हार गए थे, और जिस तरह से फिर उनको खड़ा करके सुबह लाया गया है और दोबारा मैदान में सजाया गया है, ये सारी सूरत हाल बता रही है। कराची के इलेक्शन बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जो अवामी मैंडेट है उसको कबूल नहीं किया है, और अब आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अपने साथी जिनके ऊपर आपने तकिया किया, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया, जिनको आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दी, जिनके लिए आपने जो है ना सारा इलेक्शन का अरेंजमेंट तय किया, वो अपना मतलूबा नताइज नहीं दे सके। और यही बात मैं बार बार कहता रहा कि भाई ये पार्टियां डेफिसिट पे हैं, ये पार्टियां मतलूबा नताइज नहीं दे सकेंगी, क्योंकि ये लाइबिलिटियां बनती जा रही हैं कौमी सियासत के अंदर। और अब आप नतीजा आप देख ले अब कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, और खुद पीएमएलएन के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है कि ये सारा खेल जो सजाया गया था इससे हमें हासिल क्या हुआ, वो क्या हासिल हुआ है। और अच्छा ये मुझे बताएं, बड़ी सीरियस चीज़ जो है वो सामने आ रही है, और वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा के बारे में कहा गया है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है, और बड़ी डिफरेंट किस्म की उनकी हालत हुई है, जो कि हम नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। उनके मुंह के अंदर भी तकलीफ़ हुई है, उनके पेट के अंदर भी हुई है, और उनके मैदे के अंदर भी हुई है। तो ये जो तकलीफ़ हुई है, इससे तो लग रहा है कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ ना हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखें ये ज़रा शख्सियत देखेंगे, ये मैं इनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये हैं अपोज़िशन लीडर रशिया के, ठीक है जी। ये जेल में थे और इनको मार दिया गया है। इनका नाम है अलेक्सी नवाल्नी। ये जो अलेक्सी नवाल्नी हैं, इनको बड़े मिस्टीरियस किस्म की सूरत-ए-हाल में इनको मार दिया गया है, और अब ये लोग कह रहे हैं कि जी इनको ज़हर दिया गया है या पता नहीं क्या किया गया है। तो इमरान खान जो हैं, वो भी ज़ाहिर है कि जेल में हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज़ जो है वो तो नहीं हो सकती। कोई भी कोई किसी गैर मुल्की एजेंट जो है वो अंदर जा सकता है, कोई क्रिमिनल जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए बात ये है, ये कल इल्जाम सामने आया है बुशरा बीबी के हवाले से। अब होना तो ये चाहिए असूली तौर पे डॉक्टरों की एक पूरी टीम जो है इसको विजिट करे और उनका तमाम टेस्ट वगैरह करके देखे कि क्या उनके साथ प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, और कितनी उसमें शिद्दत है और कितनी शिद्दत नहीं है, मामूली मसला है या बहुत गैर मामूली मसला है। अगर आप ये करेंगे तो बात आगे चलेगी। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया है कि हमने ताकत के जोर पर अपने मुखालफिन को खत्म करना है, तो फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या कहा जा सकता है। इसलिए ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है जो उनके जो लगा है और जो सामने आया है कि उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब इसका तरीकाकार तो ये ना, मसला ये देखिए, हमारी चीफ जस्टिस साहब जो है वो पूछ रहे थे टीवी पे उस दिन के क्या इलेक्शन हो गया इस मुल्क में और क्या हुकूमत बन गई है। यानी इस तरह की अगर आप बेबसी का इजहार कर रहे हैं या अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं
और वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर आपने माशाल्लाह अलिफ से लेके ये तक का पारा पड़ा था, और इस मुल्क के इलेक्शन के ऊपर जो कुछ हुआ है उस पर आप खामोश हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अभी आपने जिस कैंडिडेट के बारे में ये सुनाया है, इससे ज्यादा और क्या एविडेंस हो सकता है कि उसको किस तरह से शामिल करवाने की बात की जा रही है। इन तमाम सबूतों की मौजूदगी में, इन तमाम वीडियोस ऑडियोज की मौजूदगी में, और जो कुछ मीडिया हमें दिखा रहा है उसकी मौजूदगी में, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे भी खामोश रहती है तो ये भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी बाकी स्टेक होल्डर जिम्मेदार है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, देखिए 3 फरीक है ना, एक निगरान हुकूमत थी, मुकम्मल फ्रॉड साबित हुई इस पूरे पाकिस्तान में। इससे ज्यादा फ्रॉड हुकूमत कोई नहीं हो सकती निगरान, यानी वो इलेक्शन के बारे में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है ना। उन्होंने तो अपना हनीमून पीरियड एंजॉय किया है। दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन था, जिसने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जनाब बड़ा शफाफ इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, और उसका नतीजा, और वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिसके बारे में बड़े बड़े दावे करते थे, वो भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि जनाब जिस तरीके से प्री पोल वगैरह हुए सारे के सारे मामला, फिर इसमें जुडिशरी का रोल देखें माशाल्लाह, यानी जिस तरीके से जुडिशरी ने इसके अंदर रोल प्ले किया है वो भी खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इस पूरे मसले को समझना है तो ये 3-4 ताकत के जो मराकज हैं, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, हमारी जुडिशरी वगैरह जो है, एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ये देखना पड़ेगा ना किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये इलेक्शन करवाया है और क्या नतीजा जो हासिल किया है, और उस नतीजे में जो कुछ पैदा हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, तो इन्वेस्टिगेट करना होगा। ठीक, चलें इस पे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आपको जो आपने हनीमून की बात कही है ना, इनका हनीमून अभी जारी है, क्योंकि आपने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब का तो एक नया स्टिंट जो है वो शुरू हो रहा है पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर। बाय द वे पीएसएल आज से शुरू हो रही है, और पीएसएल शुरू होने से पहले ही उसके बाइकआउट की एक मुहिम भी शुरू हो गई है, कि क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जी हम इस तरह की पीएसएल को नहीं देखेंगे जिसमें मोहसिन नकवी जाके चेयरमैन बन जाए, और साथ केएफसी जो कि पैलेस्टीनियंस के खिलाफ स्पॉन्सर है, तो उसको भी इन्होंने स्पॉन्सर के तौर पर ले लिया, तो उसकी भी खिलाफ मुहिम चल रही है। इस पर बात इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।